तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, जैसे सीरीज चलते आ रहा है होमवर्क का सीरीज, उसी सिलसिले में की डिस्कशन होने वाला है। और समय कम लेते हुए जो आपको जो हर दिन के भांति जो होमवर्क दिया था उसी के माध्यम से क्यूज होने वाला है। और होमवर्क की बात कीजिएगा तो उसमें अभी स्पेशल जो है वो एलपी को देखते हुए सिर्फ एनसीईआरटी का जो है वो वन लाइनर जो कि द एग्जाम पोर्टल का है उसका जो है क्लास 9th और 10th का जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो सारा मतलब पूरा जो एनसीईआरटी का एक पीडीएफ बनाया हुआ है उसी के माध्यम से वो जो होमवर्क दिया जाता है। बहुत सारे साथी कमेंट भी करते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं कि ये बुक कौन सा है। इसका कोई बुक नहीं है, मतलब ये क्लास 9th और 10th का जो है पूरा एनसीईआरटी का जो मतलब वन लाइनर जो क्वेश्चन बनने वाला होता है, जो मेन बुक से रहता है वो भी, और उसके साथ साथ जो आपको अभ्यास प्रश्न उसमें दिया रहता है वो सारा प्रश्न का निचोड़ निकाल के एक पीडीएफ बनाया हुआ जो कि द एग्जाम पोर्टल का है, उसी के माध्यम से यहाँ डिस्कशन कराया जाता है। फिलहाल अभी एग्जाम को लेकर ऐसा किया गया है। उसके साथ साथ जो हर दिन के भांति जो क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाता है, और कल का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि ऑक्टोपस जो प्राणी है वो ऑक्टोपस जो है वो आपको इसका प्रचलित नाम जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब जो वो डेविल फिश हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे साथी सही जवाब दिए हैं, लेकिन जो सबसे तेज जवाब दिए उसमें पहले स्थान पर आ जाए स्टडी विथ गोविंद जी हैं। ये अपना नाम नहीं लिखिए, इनका चैनल का ही नाम है स्टडी विथ गोविंद है। दूसरे स्थान पे प्रशांत बाबू जी पटना से हैं। तीसरे स्थान पे पुरुषोत्तम कुमार जी हैं। और चौथे स्थान पे देवन राय जी जो कि ममता राय जंदाहा वैशाली बिहार से हैं। और पाँचवें स्थान पर जो है वो आपको पाँचवें स्थान पे सोनू कुमार जी है। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग क्यूज के अंत तक बने रहते हैं, वीडियो को पूरा सुनते हैं और क्यूज के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सही जवाब देते हैं। तो जो आपको डेली का करंट अफेयर रहता है उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जो है वो पूरा साइंस का जो है स्पेशल क्लास जो है वो अभी साइंस में ही चल रहा है, उसको भी किया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी साथी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सिर्फ वीडियो देख के छोड़ देते हैं, तो अब सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही जो है डिस्कशन के माध्यम से चाहे एग्जाम कोई भी हो उस एग्जाम के सिलेबस को देखते हुए जो यहाँ डिस्कशन कराया जाता है और उस माध्यम से जो भी क्वेश्चन बनने वाला रहता है उसका पूरा विश्लेषण भी कराया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। बताइएगा, आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि जर्मन वाच के वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 10वां स्थान जो है वो दिया गया। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। इसमें 1, 2, 3 पर कोई रैंक नहीं है। चौथे स्थान पर डेनमार्क है और आपको जो है 10वें स्थान पर जो किसका दिया गया, ये भारत जो है 10वें स्थान पर है। आगे बताइएगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य देश जो है वो कौन बन गया है? ये ठीक है, आर्मेनिया जो यह बन गया है। यही आईएस है जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कहा गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में जो है इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? गुयाना। ये गुयाना कुछ दिन पहले गुयाना का मुआयना करने गए थे और वहाँ जाते ही उनको जो है सबसे अच्छा पुरस्कार जो कि सर्वोच्च पुरस्कार हो जाएगा वहाँ गुयाना का, वो वहाँ दे दिया गया। और गुयाना की राजधानी कहाँ हो जाएगी? जॉर्ज टाउन जो है गुयाना की जो है वो राजधानी हो जाएगी। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च की गई पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा है, उसका नाम नेपथ्रीमाइसिन है। इसका संबंध जो है वो किस बीमारी से हो जाएगा? नेपथ्रीमाइसिन है और उसका बीमारी का संबंध भी किससे है? ये निमोनिया बीमारी से हो जाएगा। और निमोनिया से कौन सा प्रभावित होता है? फेफड़ा। और जो आपको श्वसन तंत्र जो है इस निमोनिया से क्या होता है? प्रभावित जो है यह हो जाता है। देखिए, इसके लिए कुछ वैक्सीन लाया गया था। निमोनिया के लिए नेपथ्रीमाइसिन लाया गया है। ठीक उसी प्रकार जो है बताइएगा कि सर्वावैक्स वैक्सीन जो किसके लिए आया था? ये गर्भाशय के कैंसर के लिए जो है सर्वावैक्स वैक्सीन लाया गया था। और हैप्स्योर वैक्सीन किसके लिए आया था? ये हेपेटाइटिस ए के लिए जो हैप्स्योर वैक्सीन जो है आया था। आगे बताया, बीसीजी का टीका किसके लगाया जाता है? टीबी के लगाया जाता है। और डीपीटी जो हो जाएगा तो ये डिप्थेरिया, काली खांसी और टिटनेस, इस तीनों के लिए जो है डीपीटी का टीका जो है वो लगाया जाता है। आगे बताइएगा कि हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स जो है ना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये प्रसार भारती के द्वारा लॉन्च किया गया। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसका ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवर द टॉप। इसका जो है लॉन्च किया गया, ये वेब्स लॉन्च किया गया ओटीटी के द्वारा। और इसका नाम यह जो है प्रसार भारती के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बताएगा, हाल ही में भारत ने किसको हराकर तीसरी बार महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत चुका है? ये भारत जो है किसको हरा दिया है? चाइना को। और इसका होस्ट जो है ना देश कौन हो जाएगा? भारत। और भारत में भी अपना राज्य है बिहार, यही जो राजगीर में जो क्या हुआ है भारत इसको हरा दिया है। ये आपको चाइना को जो है ये हरा दिया है। और कितवें क्रम का हुआ था? ये 8वें क्रम का जो है ना ये हॉकी वाला गेम जो है आयोजन हुआ था। आगे बताइएगा, 9वें क्रम का जो था वो क्या था?
वो क्रिकेट था, T20 का जो गेम हुआ था वो 9वें क्रम का, और इसमें कौन जीत गया था? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जीत गया था, और हारा कौन था? दक्षिण अफ्रीका हार गया था। आगे बताएगा कि विश्व मत्स्य पालन दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 21 नवंबर को। कब मनाया गया है? 21 नवंबर को यह मनाया गया। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष जो है ये किसको नियुक्त किया गया है? ये नंदन कुमार झा को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया है? नंदन कुमार झा को नियुक्त किया गया। और नया सीएजी किसको बनाया जाएगा? ये के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति जो है वो नए सीएजी बनने वाले हैं। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि और संजीव खन्ना कौन हो जाएंगे? CJI 51वें क्रम का जो है मुख्य न्यायाधीश भारत के जो कौन बनने वाले हैं? संजीव खन्ना। बन गए हैं, बनने वाले नहीं, बन ही गए हैं। आगे बताएगा और ये बनने वाले हैं के संजय मूर्ति, जो नए CAG जो है वो बनने वाले हैं। आगे बताएगा हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जो है इसके तहत तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन जो हुआ यह कहाँ हुआ? ये असम के गुवाहाटी में हुआ। हमारा संविधान हमारा सम्मान। चलिए आगे बताएगा, अभी जो है कानून मंत्री कौन हो जाएंगे वर्तमान में? अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल जो ये कानून मंत्री हो जाएंगे। आगे बताएगा संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य हो जाएगी? 15 हो जाएगी। और इसमें एकमात्र मुस्लिम महिला का नाम क्या था? बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल जो एकमात्र जो क्या हो जाएगी? मुस्लिम महिला जो है यह हो जाएगी। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में थॉमस ई कर्टज का निधन हुआ है। यह थॉमस ई कर्टज जो थे यह जो है किसका आविष्कार किए थे? ये बाइनरी सिस्टम का जो है यानी बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, इसी का जो है आविष्कार जो है यह किए थे, जिनका नाम हो जाएगा थॉमस ई कर्टज जो है इसका आविष्कार किए थे। और इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन जो है यह हाल ही में हो गया। तो जो आपको डेली करंट अफेयर का सीरीज रहता है उसको ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद जो है जो कि NCERT क्लास 9th खत्म हो गया था पिछले 3-4 वीडियो में। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो अब जो है 9th का क्लास खत्म होने के बाद अब क्लास 10th का जो है जो कि रासायनिक अभिक्रिया है इसको स्टार्ट करें। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन बेस्ड लिया गया है, और इसमें अभिक्रियाओं से ही मतलब अभिक्रिया के बारे में बताया गया कि कौन अभिक्रिया कैसी होती है। तो इसमें कुछ ही क्वेश्चन बनने वाला रहता है, बाकी इसके बाद जो है उसमें इससे अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्माशोषी कहते हैं। जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है उसको ऊष्माशोषी, और जिसमें ऊर्जा का विमोचन होता है यानी बाहर निकलता है वो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, आगे बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। वैसे पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं, या ऑक्सीकारक कहते हैं। पदार्थ हो जाएगा तो ऑक्सीकारक हो जाएगा, और अभिक्रिया हो जाएगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। वही बात है, जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है उसको ऑक्सीकारक, और जो पदार्थ ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसमें उसको अवकारक कहा जाता है। चलिए आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसको क्या कहते हैं? अवकारक या अपचयन भी कहा जाता है। उसको दूसरा नाम क्या हो जाएगा? अपचयन भी हो जाएगा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि किस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक जो है टूटकर छोटे छोटे उत्पाद जो है प्रदान करते हैं? तो ये वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकर्मक टूट के छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण जो है यह वियोजन अभिक्रिया में करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन से बहुत ऐसा क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि जब को पहली बार सुनने को मिला, लेकिन ये सारा NCERT का तथ्य है। आगे बताइए कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर जो अवक्षेप बनता है वो अवक्षेप किस रंग का होता है? तो ये पीला रंग का होता है। ठीक है, जो लोग होमवर्क पढ़ के आएंगे उनको जवाब पता होगा ये कैसा होता है? पीला रंग का हो जाएगा। आगे बताइए, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, और यह कॉपर ऑक्साइड का जो परत बनता है किस कलर का होता है? ये काला कलर का होता है। बहुत अच्छा जवाब। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के घोल में लोहा का चूर्ण डालने पर क्या अलग हो जाता है? तो ये आपको उसमें तांबा यानी कॉपर जो क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। ठीक है, यानी कॉपर सल्फेट के घोल में जैसे ही लोहा का चूर्ण डालिएगा उसमें कॉपर क्या होता है? अलग हो जाएगा। बताइएगा, आगे क्वेश्चन है कि तांबे की वस्तु पर हरी रंग का जो परत जम जाता है उस परत को क्या कहते हैं? संक्षारण कहा जाता है। उसको जंग भी कह सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? संक्षारण भी कहा जाता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है
इसमें निम्नलिखित वाला बहुत क्वेश्चन है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है, और उसका सूत्र क्या हो जाएगा? MgO हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया है, एक अभिक्रिया CuO प्लस H2 है, और इसमें अभिकारक बनता है Cu प्लस H2O बनता है। इसमें किसका अपचयन हो रहा है? तो CuO का जो है यह क्या हो रहा है? अपचयन। मतलब ये बिना देखे सुनने से ऐसा नहीं बनने वाला है, बिना देखे इसको नहीं हो सॉल्यूशन हो सकता है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि भोजन तथा पचन तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? रासायनिक तो है ही, इसमें अभिक्रिया ऑक्सीकारक और अवकारक में बताना आपको। ये आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ऑक्सीकरण। इससे क्या होता है? ऑक्सीजन का जो है वो ऑक्सीजन ऑक्सीकारक में क्या होता है? ऑक्सीजन का क्या होता है? इसमें वृद्धि होती है। ठीक है, आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताया कि समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या अगर समान है तो वो समीकरण कैसा समीकरण करेगा? वो संतुलित या कंकाली समीकरण, इसी को कहते हैं संतुलित समीकरण हो या संतुलित समीकरण का दूसरा नाम होता है कंकाली समीकरण। यानी जिसमें बायां और दायां मतलब आपको ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का जो है मान क्या होता है? बराबर होता है। उसी को संतुलित समीकरण भी कहा जाता है। और ये बच्चा वाला क्लास होता है 9वां 10वां जिसको बोलते हैं, उसमें समीकरण संतुलित करने के लिए देता है कि जितना इधर Mg है उतना भी Mg रिएक्टेंट जो है तीर के बायां साइड और तीर के दाहिना साइड दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। उसी को संतुलित समीकरण भी कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से क्या ग्रहण करते हैं? जल ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार जो जल ग्रहण करके जो भोजन तैयार करते हैं तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? ये प्रकाश रासायनिक तो होती है, लेकिन इसमें भी कैसी हो जाएगी? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो है यह हो जाएगी। चलिए आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। मतलब किसी भी ताज़ा क्या कहते हैं ताज़ा तेल को जो है बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन। और ऐसे भी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए जो चिप्स के डिब्बे में जब हवा भरा जाता है वो भी क्या रहता है? नाइट्रोजन गैस ही जो वो रखा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है, बताइएगा कि पुताई की गई दीवारों पर जो है ना, पुताई की गई दीवारों के बनने के कारण 3-4 दिनों में चमकदार जो वो लगातार दिखाई पड़ती है, वो किस कारण दिखाई पड़ती है? ये CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण क्या होता है? जो नया नया दीवार रंगाता है वो क्या होता है? 3-4 दिन तक जो क्या होता है वो चमकते रहता है। आगे बताया कि मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ कर दहन प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि इसमें दिया हुआ मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि अंगूर का किण्वन करना यह कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? ये रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी पदार्थ का अपचयन अगर हो रहा है, सॉरी उपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है? उपचयन में वृद्धि हो रहा है और अपचयन में क्या होता है? कमी होता है। ऑक्सीकारक को ही उपचयन कहा जाता है और अवकारक को क्या कहता है? अपचयन कहा जाता है। फिर समझ लीजिए, जो वही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन मतलब हो गया उपचयन और रिडक्शन मतलब हो गया अपचयन। ऑक्सीकारक मतलब हो गया उपचयन और अवकरण मतलब क्या हो गया? अपचयन हो गया। ठीक है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है और अवकरण में क्या होती है? घटती है। ऊ में बढ़ती है, अ में घटती है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि चूने का पानी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। इसी को बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अवक्षेपन अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब जिस अभिक्रिया के बाद अवक्षेप का कुछ निर्माण हो जाए यानी कुछ बच जाता है उसी को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अवक्षेपन अभिक्रिया कहा जाता है। कोई दिक्कत योगेश बाबू? बड़ा गौर से देख रहे हैं, कुछ गलत दिख रहे हैं क्या? चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि गर्म करने पर फेरस सल्फाइड का क्रिस्टलीय जल त्याग देता है और यह क्रिस्टलीय जल जो है यह रंग में बदल जाता है। तो यह जो त्यागता है और बदलता है यह किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? यह वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया जो है यह हो जाएगी। आगे बताइए कि जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा ऑक्साइड बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। रंग सफ़ेद हो जाएगा, लेकिन ऑक्साइड की हम बात करेंगे तो कौन सा ऑक्साइड बनेगा? यह मैग्नीशियम ऑक्साइड जो यह बन जाएगा। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक और क्वेश्चन बता दीजिएगा
कि भोजन का पचाना या भोजन का पचन तथा पकाना यह किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? ऑक्सीकरण, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिए क्वेश्चन है कि श्वसन जो है यह कैसी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी। और ये TRE 3.0 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वर्ग 9 से 10 के लिए साइंस स्पेशल जो पूछा था कि श्वसन जो है यह कैसी अभिक्रिया, तो कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इसको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहा जाता है। बता दीजिएगा कि यदि तीर के दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या समान समान हो तो क्या कहते हैं उसको? संतुलित समीकरण कहता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन जो है यह दोनों होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है? दोनों होता है। बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि मैग्नीशियम रिवन का वायु में दहन यह कैसी प्रक्रिया हो जाएगी? यह रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। और यह जो एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। चलिए आगे बताइए कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी। मतलब दहन के बाद हमेशा क्या होता है? उष्मा का जो है बाहर निकलता है, यानी ह्रास होता है, बाहर की ओर निकलता है, इसलिए इसका कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। आगे बताइएगा कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। और सूत्र पूछेगा तो Ca हो जाएगा। और उसी में अगर बुझा देंगे उसको तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल प्लस, यानी पानी लगा के उसको बुझा दीजिएगा। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि एक मैग्नीशियम रिबन को अगर ऑक्सीजन में एक चमकदार लव के साथ जलाते हैं तो एक सफेद पदार्थ X में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित होता है? X में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ X क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। यानी जो आपको मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइएगा तो दिए हुए X में परिवर्तित हो जाता है, और वो X क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। चलिए आगे बताइए कि संक्षारण के कारण चांदी पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? ये काली रंग की परत जो है वो चढ़ जाती है। और आगे बताइए कि संक्षारण के कारण चांदी पर करिया होता है तो तांबा पर कैसा हो जाएगा? हरा। तांबा पे हरा। और किस पे काला हो जाएगा? चांदी पर क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो बनी हुई राख जो होती है वो किस रंग की होती है? वो सफ़ेद रंग की। उसमें ऑक्साइड पूछेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, लेकिन उसको अगर जलाने पर उसका राख का रंग पूछेंगे तो कैसा हो जाएगा? सफ़ेद रंग हो जाएगा। बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से जो सफ़ेद राख उत्पन्न होती है इसको जो है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाने के लिए इसको किस में घोला जाता है? तो पानी में क्या किया जाता है? इसको घोला, यानी पानी में घोलने के बाद क्या बनता है? ये मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। पानी में अगर मिला देंगे यानी हाइड्रो मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। चलिए देखिए थोड़ा सा मिस्टेक पॉइंट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी देगा आपको ऑप्शन में और मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, यानी पानी में जैसे ही घोलेंगे तो क्या जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएगा। थोड़ा सा मिस कीजिएगा आपको प्रिंट अलग हो जाएगा, तो वही हो जाएगा मिस प्रिंट। समझ रहे हैं ना? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तन जो है ना ये इसका एक उदाहरण हो जाएगा। पानी में चीनी घोलना कैसा उदाहरण हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 × ½ हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि दहन किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये भी उष्माक्षेपी ही। रासायनिक में नहीं देना, ये जो उष्माक्षेपी और क्षेपी में बताना, ये कैसा हो जाएगा? उष्माक्षेपी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सब निम्नलिखित वाला है। बताइएगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है किस यौगिक के बीच होती है? ये आयनिक यौगिक के बीच होती है। किस यौगिक के बीच होती है? आयनिक यौगिक के बीच जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। आगे बताइए गर्म करने पर मोम का पिघलना यह रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है? ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? भौतिक अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, चलिए हाँ ठीक है। बताइएगा कि किस नियम के आधार पर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है? ये द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पर जो क्या किया था? किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया, शुद्ध नहीं किया था। क्या कहता है? संतुलित। मतलब समीकरण को जो संतुलित किया जाता है वो किस नियम पर होता है? ये द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर जो इसको किया जाता है। आगे बता दीजिएगा कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में कौन सा तथ्य सत्य है? तो दिए हुए 2 या 2 से अधिक
तत्वों को मिलाकर एक उत्पाद बनाने का जाएगा संयोजन अभिक्रिया जो है यह हो जाएगा। जैसे N2 और H2 को मिलाएंगे तो NH3 बनेगा, NH3 बनेगा। ये भी था। देखिए देखिए कथी कथी इसमें और था, देखिए ना। अब जो है आपको जो कि लुसेंट बुक के माध्यम से दिया गया था, और लुसेंट बुक के माध्यम में जो कि आपको पहले फिजिक्स है उसको स्टार्ट करते हैं। कल जो है वो NPN PNP ट्रांजिस्टर जो ये सब करा ही दिया गया होगा। इसमें आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा कि N प्रकार के अर्धचालक 2 खंड होते हैं और P प्रकार के अर्धचालक के 1 खंड होते हैं, इसको कौन सा ट्रांजिस्टर कहते हैं? NPN कहते हैं। N प्रकार के 2 गो और P प्रकार के 1 गो तो क्या हो जाएगा? NPN हो जाएगा, ठीक है। और P प्रकार के 2 गो और N प्रकार के 1 गो तो क्या हो जाएगा? PNP हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आप ट्रांजिस्टर का उपयोग बताइएगा कि एम्पलीफायर, स्विच, वोल्टेज जो रेगुलेटर आता है पंखा उंखा में लगाता है वो, उसके बाद सिग्नल मॉड्यूलेटर और ऑसिलेटर में जो है ना किसका उपयोग किया जाता है? वो अब ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। अब ट्रांजिस्टर से पहले किसका उपयोग किया जाता था? वो ट्रायोड का उपयोग किया जाता था। मतलब ट्रायोड के बाद जो है इन सभी चीज़ों में किसका उपयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर का उपयोग जो वो किया जाता है। आगे बताइए कि अति चालकता की खोज कब किया गया था? 1911 में कैमर्लिन ओंस के द्वारा जो है, हाँ, कैमर्लिन ओंस के द्वारा 1911 में जो अति चालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी का खोज कब किया गया था? 1911 में किया गया था। चलिए, इसमें क्या होता है कि अत्यधिक निम्न ताप पर किसी वस्तु का प्रतिरोध क्या होता है? 0 हो जाता है, यानी उसमें प्रतिरोध होता ही नहीं है, वो सुपर कंडक्टिविटी जो है वो हो जाता है, यानी चालक से भी क्या होता है? वो हाई चालक जो है वो बन जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन बताया कि अति चालक जो है ना पूर्णतः कौन सा चुंबकत्व होता है? ये प्रति चुंबक होता है। चुंबक के प्रकार बताते हैं, प्रति चुंबकीय, लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय। तो ये कैसा चुंबक हो जाता है? ये प्रति चुंबकीय जो है यह हो जाता है। और पारा जो है ना कितना केल्विन प्रति चालक बन जाता है? 4.2 केल्विन पर क्या होता है? ये अति चालक जो है यह बन जाता है। और डिग्री सेल्सियस में बात कीजिएगा तो -268.8 डिग्री सेल्सियस पर पारा क्या जाता है? अति चालक। ये डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा। और इसी में केल्विन की बात करेगा तो 4.2 केल्विन पर क्या जाता है? ये अति चालक जो है यह बन जाता है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि अति चालकता को महत्व को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा जो है चालकता विज्ञान तकनीकी बोर्ड की स्थापना यह कब किया गया था? ये 1991 में किया गया था। मतलब ठीक उसके 1911 के बाद 1991 में किसका स्थापना किया गया था? ये राष्ट्रीय अति चालक विज्ञान और तकनीकी बोर्ड की स्थापना जो वो किया गया था। आगे बताइएगा 80 साल बाद ना। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जो है ना काम जो है ना यह किस पे आधारित हो जाएगा? ये विद्युत प्रभाव पर जो है ना क्या हो जाएगा? ये आधारित हो जाएगा। आगे बताइएगा कि रेडियो सक्रियता की खोज जो किसके द्वारा किया गया था? ये हेनरी बैक्यूरेल, P क्यूरी और मैडम क्यूरी तीनों के द्वारा जो है यह किया गया था। और इस खोज के लिए जो है ना तीनों को क्या दिया गया था? संयुक्त रूप से जो वो नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या जो है ना कितना से अधिक होती है तो वो अस्थायी हो जाते हैं? 83 से अधिक अगर किसी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। और इसमें अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए सभी जो ना अल्फा, बीटा और गामा अपना अपना रेज जो है वो छोड़ते हैं, अपना अपना क्या करते हैं? रेज छोड़ने लगते हैं। और यही नाभिक जो है जो कि परमाणु में होते हैं इसी को रेडियो एक्टिव तत्व जो है वो कहा जाता है। और जो तत्व जो किरणों का उत्सर्जन करते हैं इसी घटना को रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता जो है ये कहा जाता है। चलिए आगे बताइएगा कि अल्फा और बीटा किरणें के बाद ही कौन सी किरणें अपना रेज छोड़ती है? गामा किरणें। पहले अल्फा, उसके बाद बीटा और सबसे लास्ट में क्या करती है? गामा किरण जो अपना रेज छोड़ती है। आगे बताइएगा कि रेडियम की खोज जो है ना वो किसके द्वारा किया गया था? मैडम क्यूरी और उसके पति का नाम क्या था? ये रॉबर्ट पियरे और उनकी पत्नी मैडम क्यूरी के द्वारा जो नए तत्व रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की गई थी, जिसका नाम क्या था? रेडियम था। रेडियम का खोज जो है रॉबर्ट पियरे और उसकी पत्नी मैडम क्यूरी के द्वारा जो यह खोज किया गया था। चलिए आगे बताइए कि रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान करने के वाले सबसे पहले वैज्ञानिक जो थे वो कौन बने थे? ये रदरफोर्ड जो यह बने थे। 1902 में जो है रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाले किरण था जो कि अल्फा, बीटा, गामा किरण जो निकलती है इसका सबसे पहले पहचान कौन किए थे? यही रदरफोर्ड बोले थे कि पहले अल्फा निकलता है, उसके बाद बीटा, उसके बाद क्या निकलता है? गामा। ये तीनों का बताने वाले कौन थे? यही रदरफोर्ड जो है इस बात को बताए थे। और यही बात ये भी बताए थे कि यही बाद में चल के आगे चल के अल्फा, बीटा और गामा जो है
यही किरणें उत्सर्जन करने के बाद अंततः किस में बदल जाते हैं, शीशा में बदल जाते हैं। मतलब जो है अल्फा बीटा गामा अपना अपना रे जो निकालता है वो अंत में क्या बन जाते हैं, शीशा बन जाते हैं। चलिए आगे बताइएगा कि अल्फा बीटा गामा का अब जो है उत्पत्ति कहाँ कहाँ से होता है। ये अल्फा का भी नाभिक से, बीटा का भी नाभिक से और गामा का भी उत्पत्ति कहाँ से होता है, नाभिक से ही होता है। बताइएगा अल्फा की प्रकृति मतलब जो है उस पर कौन सा आवेश रहता है, धन आवेश रहता है। बीटा पे कौन सा आवेश रहता है, ऋण आवेश। और गामा क्या होता है, उदासीन, यानी उस पर कोई आवेश जो है वो नहीं होता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि आवेश इसमें इस पे आवेश क्या होता है, गामा पे भी आवेश 0 होता है और गामा का कोई द्रव्यमान जो है वो नहीं होता है। और इसमें जो है ना बीटा का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये 9.1 × 10 के पावर -31 किलो होता है। और इस पे आवेश जो है -1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, यानी एक इलेक्ट्रॉन के जो है ना ये आपको आवेश के बराबर जो है बीटा किरण का जो है वो आवेश होता है। चलिए आगे बताइएगा सबसे अधिक वेधन क्षमता वाला किरण कौन हो जाएगी, गामा किरण हो जाएगी। ठीक है आगे बताइएगा। और सबसे अधिक आयनन क्षमता वाला किरण कौन हो जाएगा, गामा। देखिए वेधन क्षमता गामा और आयनन क्षमता क्या हो जाएगा, ये अल्फा किरण हो जाएगा। ठीक है आगे बताइएगा कि यदि अल्फा किरण से निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई और तो द्रव्यमान संख्या में कितने इकाई कमी होती है, 4 इकाई कमी होती है। ठीक है इसका उल्टा हो जाता है कि बीटा किरण से निकलने वाले परमाणु संख्या में जो है 1 इकाई क्या होती है, वृद्धि होती है और इसमें द्रव्यमान संख्या पे कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता। अल्फा में क्या होता है कि अल्फा किरण से अगर परमाणु संख्या में 2 इकाई कमी होती है तो द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई कमी होती है। लेकिन बीटा में क्या होता है कि इससे परमाणु संख्या में 1 इकाई क्या होती है, वृद्धि होती है। बीटा में क्या होती है, वृद्धि होती है और द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज उसमें जो है वो नहीं होता है। चलिए एक नियम है जिसको सोडी फ्यूजन का नियम भी कहा जाता है और यह नियम यह कहता है कि अल्फा बीटा और गामा से किरणों से निकलने वाले परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को ही जो है सोडी फ्यूजन का नियम जो यह कहा गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है, जीएम काउंटर से जो रेडियो सक्रियता की जो है वो माप की जाती है। चलिए आगे बताइएगा कि जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु की संख्या आधी हो जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसका अर्धकाल जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्ध जीवन काल। इसको जो है ना टी और उसके नीचे में 1/2 से सूचित किया जाता है, टी और नीचे में 1/2 या इसका एक और नाम है HL, इससे सूचित जो है वो किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि जीवाश्म मृत पेड़ पौधों की आदि की आयु का अंकन जो है किस विधि द्वारा किया जाता है, कार्बन 14 जो है इसके द्वारा जो है वो किया जाता है। और कार्बन डेटिंग पद्धति किसके द्वारा किया गया था, BF लीवी के द्वारा किया गया था 1946 में जिसका खोज जो है वो किया गया था। चलिए आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच आइंस्टीन के द्वारा एक संबंध दिया गया था, वो संबंध क्या हो जाएगा, E = mc²। द्रव्यमान और ऊर्जा से संबंधित यानी एक सीधा क्वेश्चन ये पूछता है कि जो E = mc² वह किसके किसके बीच संबंध दिखाता है। तो द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच क्या दिखाता है, ये संबंध दिखाता है। किसके किसके बीच, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध दिखाता है। ठीक है आगे बताइएगा इसमें वस्तु का द्रव्यमान किसे डिनोट करते हैं, M से। वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा तो M से डिनोट किया जाता है और प्रकाश का वेग हो जाएगा तो C से डिनोट जो है इसको जो है वो किया जाता है। आगे बताइए कि आइंस्टीन जो थे ना वो कहाँ के वैज्ञानिक थे, उसका जो है ना जर्मनी में जन्मे थे लेकिन ये अमेरिकी वैज्ञानिक हो जाएंगे। और यह जो है इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1921 में जो है भौतिकी के क्षेत्र में क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार जो वो दिया गया था। चलिए आगे बताइएगा सूर्य से पृथ्वी को लगातार जो है ना क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और यह जो है ऊर्जा प्राप्त होती है जिसके अनुसार जो है सूर्य जिसके फलस्वरूप सूर्य का लगातार द्रव्यमान क्या होता है, घटते जा रहा है। सूर्य से लगातार पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है जिसके कारण सूर्य का द्रव्यमान क्या होता है, घटते जा रहा है। और एक आंकड़ा है जिसके अनुसार जो है सूर्य से पृथ्वी को जो ना 1 सेकंड में 4 × 10⁻26 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी पृथ्वी को सूर्य से 1 सेकंड में कितना जूल ऊर्जा मिलती है, 4 × 10⁻26 जूल जो है ऊर्जा मिलती है। और इससे जो है सूर्य का द्रव्यमान जो है 4 × 10⁻29 किलो प्रति सेकंड जो है उसका द्रव्यमान जो है वो घट जाता है। यानी 4 × 10⁻26 जूल जो है ऊर्जा दे देती है 1 सेकंड में। इससे जो है सूर्य का 4 × 10⁻29 किलो जो है ऊर्जा क्या होती है, घट जाती है। 1 सेकंड में इतनी ऊर्जा जो है वो घट जाती है। लेकिन सूर्य के पास इतना अधिक ऊर्जा है कि लगातार वो अपना ऊर्जा देते रहेगा ना, फिर भी जो है वह 1000 करोड़ वर्ष तक जो है वो सूर्य जो है वो चल सकता है। इतना अभी तक उसका ऊर्जा है बचा हुआ है।
समझ रहे हैं ना, एक राउंड मारने से कुछ नहीं होता है। मतलब 1000 करोड़ वर्ष तक लगातार जो है वो जो ऊर्जा है देते रह सकता है। देखिए वही ऑक्सीकारक और अवकारक जो उधर पड़े थे वो यहाँ भी देखने को मिल रहा है। बस बढ़िया है। चलिए आगे बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है? अरे क्या खाक मजा है उस जीने में जब तकलीफ ना हो सीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाती है जब आ लगी हो सीने में। चलिए आगे बताइएगा कि वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। देखिए पदार्थ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। जो ऑक्सीकरण की संख्या को बढ़ा देता है इसी को क्या कहता है? ऑक्सीकारक। और इसी का दूसरा नाम हो जाएगा उपचयन। क्या हो जाएगा? उपचयन। और यह दूसरा इसमें आ जाएगा कि वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है वो क्या हो जाएगा? अवकारक या अपचयन। और अभिक्रिया हो जाएगा तो ऑक्सीकरण, और इसी में ऑक्सीकारक का ऑक्सीकारक का ऑक्सीकरण और अवकारक का अवकरण, अवकरण या अपचयन हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताइए क्वेश्चन है कि अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य होता है, और किसके अनुसार यह कहा गया था कि अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है? ये आरहेनियस के अनुसार बोला गया था। देखिए 3 गो वैज्ञानिक अपने अपने हिसाब से परिभाषा दिए थे, लेकिन जो है भारतीय भवन किताब है ना 9 10 का, उसमें यही लिखा गया था, वही लिखा गया है कि अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं और क्षार OH- आयन देते हैं। लेकिन आगे चलिए पढ़िएगा, इसमें 3 को दिया हुआ है। पहला आरहेनियस के अनुसार जो जल में घुल के H+ आयन देते हैं, और एक और थे जो कि ब्रस्टेंड और लॉरी सिद्धांत, इसके हिसाब से यह कहा गया था कि अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। जो प्रोटॉन देता है वो भी क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। और ये लॉरी सिद्धांत के हिसाब से ऐसा हुआ, मतलब लॉरी सिद्धांत ये कहता है जो प्रोटॉन देता है वो क्या हो जाएगा? अम्ल कहलाता है। चलिए, और एक और सिद्धांत है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन एक निर्जन जोड़ी होती है जिसको स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। यह आपको लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के हिसाब से अम्ल की परिभाषा जो है वो दिया गया था। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और अम्ल का जलीय विलयन जो है ना, यह कैसा को कैसा में बदल देता है? यह नीले को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीले को क्या करता है? लाल कर देता है। और ठीक इसका उल्टा होता है क्षार, वो क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। अब कुछ पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये बता दीजिएगा हमको। बताएगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और संतरा में साइट्रिक एसिड, और नींबू में भी साइट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टॉट्रिक एसिड। और अंगूर में भी टॉट्रिक एसिड पाया जाता है। और टमाटर में भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और दही में लैक्टिक एसिड। और खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड। मतलब खट्टा दूध हो या दही में भी क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड जो है पाया जाता है। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। और बिच्छू का डंक जो कि नेटोल डंक हो जाएगा, इसमें भी मेथेनोइक अम्ल ही पाया जाता है। बताएगा चींटी के डंक हो जाएगा तो भी मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। बताइएगा कि दूध दुर्गंध युक्त मक्खन हो जाएगा तो ब्यूटेरिक एसिड। को देखिए हरिशंकर बाबू एकदम कोना में से मुंह निकाल के देख रहे हैं, ये ब्यूटेरिक एसिड जो है यह पाया जाता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर बनाने में जो है ना किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? टॉट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। और टॉट्रिक एसिड कहाँ कहाँ पाया जाता है? इमली और अंगूर में जो कौन सा एसिड पाया जाता है? टॉट्रिक एसिड जो यह पाया जाता है। और बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या हो जाएगा? ठीक है, NaHCO3। NaHCO3 इसी को खाने वाला सोडा भी जो है वो कहा जाता है। बताइए खाना पचाने में कौन सा अम्ल उपयोग आता है? HCl। जो ये अमाश से शराब होता है ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। बताएगा कि सोना और चांदी को शुद्धिकरण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ये HNO3। इसका उपयोग जो है सोना और चांदी को शुद्धिकरण में किया जाता है। आगे बता दीजिएगा कि लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जस्तीकरण की जाती है। और उसको ठीक है सर समझ सकते हैं, लेकिन हम जो क्वेश्चन कुछ और पूछना चाह रहे थे कि लोहे पर जो परत चढ़ाई जाती है जस्ता की, तो उसको जस्तीकरण कहते हैं। लेकिन परत चढ़ाने से पहले लोहा को क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। गर्म नहीं किया जाता है, लोहा को साफ किया जाता है। और इसमें साफ करने में जो है किस किस अम्ल का उपयोग किया जाता है हम ये पूछना चाह रहे थे। इसमें जो है ना सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 यानी कि दोनों अम्ल का उपयोग जो है वो किया जाता है। H2SO4 और वो अलग है सर, एक्वारिजिया अलग है और ये अलग है। H2SO4 और HNO3 को मिला, इस दोनों H2SO4 और HNO3
इस दोनों का उपयोग जो है लोहे को साफ करने के लिए किया जाता है। मतलब वहाँ पर जो आप परत चढ़ेगा जस्ता का, उसको जस्तीकरण कहते हैं। यानी गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया करने से पहले लोहा को जो साफ किया जाता है वो H2SO4 और HNO3 इस दोनों अम्ल की सहायता से लोहे का किया जाता है साफ किया जाता है। और आपने जो बात कही वो एक्वारेजिया का, उसमें HNO3 और HCl इस तीनों को मिलाकर जो दोनों को मिलाकर जो है वो एक्वारेजिया मिलाया जाता है। इसमें सोना और चांदी क्या होता है, घुलनशील यानी घुल जाता है, गल जाता है। और इसमें अनुपात पूछता है कि HCl कितना रहता है, 3 गो, और HNO3 कितना रहता है, 1, यानी HCl प्लस HNO3 हो जाएगा। तो इसमें रेशियो पूछेगा तो HCl का 3 और HNO3 का 1 हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि कपड़े के जंग से धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का उपयोग होता है, ऑक्जेलिक एसिड। और फोटोग्राफिक सेल में भी ऑक्जेलिक एसिड का ही उपयोग किया जाता है। आगे बताइएगा कि अम्ल राज में जो है ना HCl और HNO3 का अनुपात कितना हो जाएगा, यही 3:1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कि HCl अम्ल को जो है ना, HCl अम्ल को जो है यह किस और अम्ल के नाम से जाना जाता है, म्यूरेटिक एसिड। म्यूरेटिक एसिड से HCl को जाना जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। और H2SO4 को जो है ना किस और नाम से जाना जाता है, ये अम्लराज और ऑयल ऑफ पेट्रोल के नाम से H2SO4 को भी जाना जाता है। बताएगा कि खनिज लवण जो है ना वो कौन हो जाएगा, HCl। खनिज लवण नहीं, खनिज अम्ल। खनिज अम्ल कौन हो जाएगा, ये HCl जो एक प्रकार का खनिज अम्ल हो जाएगा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि कांच जो है ना किसमें घुलनशील होता है, HF में, यानी हाइड्रोफ्लोरिक में। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में क्या होता है घुलनशील, हाइड्रोलिक फ्लोराइड। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में कौन घुलनशील होता है, कांच जो है वो घुलनशील होता है। आगे बताइएगा जो किस अम्ल का प्रयोग दवा बनाने के काम में आता है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को खाद्य पदार्थ को सुरक्षित करने में भी और आपको जो दवा बनाने में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। आगे बताइएगा अमाशय ग्रंथि से कौन सा अम्ल स्राव होता है, यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये अमाशय ग्रंथियों से स्रावित होता है। आगे बताइएगा चींटी अगर काट लेता है तो कौन सा अम्ल चल जाता है, फॉर्मिक एसिड चल जाता है। ठीक ना, ये फॉर्मिक अम्ल घुस जाता है और उसको बेअसर करने के लिए कौन सा अम्ल लगाया जाता है उसमें, बेकिंग सोडा। यानी जो आपको जो है जो खाने वाला सोडा होता है उसको क्या करते हैं, उसको लगा के उसके दर्द उसके जहर क्या करते हैं, बेअसर करते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो बताइएगा कि भस्म जो है ना, भस्म ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एगो जल में विलय होता है, एगो जल में अविलय हो जाता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि शराब पीकर जो गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर होता है उसको चेक करने के लिए जो है ना ये किस अम्ल क्षार प्रक्रिया का जो उपयोग करके जो है उसमें यूज किया जाता है। बताएगा कि मिल्क्स ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग जो है ना कहाँ किया जाता है, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए। और इसका जो है ना पीएच वैल्यू कितना होता है, 10.5, यानी MgOH का होल ट्वाइस जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसी का उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। और यह एक प्रकार का क्या है, क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि अम्ल और भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या बनता है, लवण और जल। आप इधर घूम जाए, उधर क्या घूमे हुए हैं, लवण और जल बनता है, लवण और जल बन जाता है। चलिए आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि खाने के रूप में जो है ना किस अम्ल का उपयोग करते हैं, NaCl का। और अचार के परीक्षण करने में भी NaCl का उपयोग किया जाता है। अचार के परीक्षण करने में और खाने के रूप में किस अम्ल का उपयोग करते हैं, NaCl का उपयोग किया जाता है। बताइएगा पेट की अम्लीयता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है, पेट की सुन लीजिए पेट की अम्लीयता को दूर करने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार के रूप में इसका उपयोग करेंगे। और लवण की बात करेगा तो आपको खाने का सोडा जो कि NaHCO3 होता है इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। और अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। मतलब कुछ ऐसा अम्ल और क्षार है जिसका उपयोग एक से बहुत जगहों पर किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन है कि कपड़ा धोने में किसका उपयोग किया जाता है, ये सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2। कोई दिक्कत नहीं बाबू। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है कि बारूद बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, और उसका सूत्र क्या हो जाएगा, KNO3। 4 नहीं होगा, KNO3 हो जाएगा, KNO3। कोई दिक्कत गुड्डू जी।
एकदम कोना चापे हुए। KNO3 जो है पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग जो है बारूद बनाने में जिसका उपयोग जो है वो किया जाता है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है, किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को प्रदर्शित करने के लिए किस स्केल का उपयोग किया जाता है? पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। और उसकी खोज कब किया गया था? 1909 में सोरेनसन साहब के द्वारा जो वो किया जाता है। अगर पीएच का मान 7 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अम्लीय, और 7 से अधिक हो जाएगा तो क्षारीय, और 7 पर हो जाएगा तो उदासीन हो जाएगा। ठीक है, और अब जो है कुछ चीज में पीएच जो है इसका स्कोर कितना होता है ये बताइएगा कि लार में पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.5, और दूध हो जाएगा तो 6.4, और मूत्र हो जाएगा तो 6, 6.4, 6.5, लार हो जाएगा तो 6.5, दूध हो जाएगा 6.4, और मूत्र हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। नींबू में कितना होता है? 2.2, और शराब में कितना हो जाएगा? 2.8, और सिरका में कितना हो जाएगा? 2.4। देखिए फिर से सुन लीजिए, नींबू, सिरका, शराब 2.2, 2.4, 2.8, 0.2 से गुणा कर दीजिए, आगे बढ़ते जाइए। आगे बताइए, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 हो जाएगा। रक्त का कितना होता है? 7.4। इसलिए रक्त एक कैसा विलयन हो जाएगा? क्षारीय विलयन होता है, क्योंकि उसका पीएच वैल्यू जो 7 से अधिक हो जाता है। ठीक है, आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का जो है ना वो प्रास जो है वो पीएच प्रास कितना से कितना बीच होता है? ये 7 से 7.8 के बीच जो है हमारा पीएच प्रास जो है वो काम करता है। आगे बताइए, क्वेश्चन है कि वर्षा के जल का पीएच मान कितना से कम हो जाता है? 7 से कम होता है। 7.6 सॉरी 5.6 से कम हो जाएगा तो क्या होता है? ये अम्लीय वर्षा हो जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल का स्राव होता है? तो H2 वो कारक है। SO2 और NO2 के कारक के कारण अम्लीय वर्षा होती है, लेकिन अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल गिरता है? तो ये H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो गिरता है। इसका कारक हो जाएगा SO2 और NO2 के मिलने से अम्लीय वर्षा होती है, लेकिन अम्लीय वर्षा अगर होने लगी तो कौन सा अम्ल गिरेगा? ये H2SO4 जो है गिरता है। और एक और हो जाएगा, मुंह का पीएच मान कितना से घट जाएगा? 5.5 से क्या होता है? इसका जो है दांत का वैल्यू घट जाएगा तो क्या होता है? मुंह का वैल्यू घटेगा तो ये दांत जो है वो सड़ने लगता है। यही था ये मुंह। ठीक है, उसके बाद जो है अब स्टार्ट करते हैं जो कि जीव विज्ञान जो वो दिया, निकालिए ना कम से कम, जीव विज्ञान दिया गया था। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, जो अतिसार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायरिया कहते हैं। ठीक है, ये डायरिया कहा जाता है, और डायरिया सबसे अधिक किस में होता है? बच्चों में होता है। नीलेश कुमार सामने में है, बहुत भीड़ लगा रहता है। बच्चा जो है इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? ये डायरिया बीमारी होती है। और डायरिया बीमारी जो है ना, इसमें जो है ना कहाँ घाव हो जाता है? इसमें आंत में क्या होता है? घाव हो जाता है। डायरिया को हिंदी में अतिसार कहा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा था कि अतिसार से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। अ से अतिसार और अ से आंत जो है प्रभावित होता है। और इसमें होता है क्या कि प्रोटीन जो पचाने वाला एंजाइम होता है ना, ट्रिप्सिन, वो इससे खत्म हो जाता है। अगर आपको अतिसार, आपको तो नहीं होगा जल्दी मतलब बच्चे को होता है, या अतिसार अगर रोग होता है तो प्रोटीन पचाने वाला जो एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम, वो नष्ट हो जाता है। जो प्रोटीन जो ये पचता नहीं है वो डायरेक्ट हो जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? डायरिया यानी अतिसार बीमारी जो है वो कहा जाता है। और यह रोग जो है सबसे अधिक किसमें होता है? बच्चों में जो है वो होता है। इसमें पतले दस्त होते हैं, इसमें सबसे अधिक जल जो है वो बाहर शरीर से क्या होता है? निकलने लगता है। चलिए ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा कि किस रोग को हाथी पांव भी कहा जाता है? फाइलेरिया को क्या कहा जाता है? हाथी पांव कहा जाता है। और इसमें किस किस का आकार बढ़ जाता है? इसमें सुन लीजिए, इसमें पैर और शरीर का वृषण कोष, इसका आकार भी क्या होता है? ये बढ़ जाता है। कभी सुने थे? हम सुना रहे हैं। पैर के साथ साथ जो है शरीर का वृषण कोष और शरीर के कुछ और अन्य भाग जो है इसमें क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है। अधिकतर इसमें पैर ही बढ़ता है, इसी को हाथी पांव भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है कि फाइलेरिया रोग जो है ना किस कृमि से होता है? ये फाइलेरियाई नामक जो है बेंक्रेफ्राइट नामक कृमि से जो है यह होता है। अब बताइए, अगला क्वेश्चन है कि दम्मा जो होता है, दम्मा, यह जो है दम्मा एक प्रकार का संक्रामक रोग है या नहीं, सो बताना है। ये संक्रामक रोग है और ये वायु जनित रोग है, और ये वायु में से क्या होता है? फैलता है। संक्रामक रोग दो प्रकार से होता है, एक जल जनित रोग और एक वायु जनित रोग। तो जो आपको वायु से फैलता है वो क्या हो जाएगा? जैसे जो टीबी उबी जो हुआ खांसने उसने से फैलता है। और हैजा उजा जो है ये किससे होता है? ये जल जनित जो है ये आपको संक्रामक बीमारी में गिनती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि एथलीट फूड जो है किस कवक से होता है? यह जो है टिनिया पेडिस नामक कवक
टीनिया कैपेटिस बोलने में होता है, लेकिन शुद्ध इसका वर्ड जो है ना टीनिया पेडिस ही होता है। इसी से क्या होता है, एथलीट फूड होता है, ठीक है ना। और यह जो है ना एक प्रकार का त्वचा का संक्रामक रोग जो है यह हो जाएगा, जो कि त्वचा के कटने फटने से क्या होता है, एथलीट फूट नामक जो है वो रोग हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस रोग से त्वचा में खुजली होती है और सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। तो ये खाज से क्या होता है, जो कि सफ़ेद दाग जो हो जाता है वही खुजली से हो जाता है। और आगे बताइएगा कि टीनिया कैपेटिस जो होता है उससे कौन सा होता है, ये कवक से होता है। और ये किससे होता है, इसमें मतलब कौन सा रोग हो जाता है, तो ये गंजापन होता है। उसमें सारा बाल क्या होता है, गिर जाता है। इसमें सारा बाल क्या हो जाता है, गिर जाता है। देखिए सुन लीजिए, टीनिया पेडिस से एथलीट फूड रोग होता है और टीनिया कैपेटिस से क्या होता है, गंजापन। दोनों में अंतर है। टीनिया पेडिस से क्या होता है, एथलीट फूड, और टीनिया कैपेटिस में पेडिस से पहले क लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, गंजापन जो है यह हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, हाँ क वाला में गंजापन हो जाएगा। चलिए अपने अपने लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अरे उसके लिए भी आदिवासी तेल निकल रहा है और उसमें भी स्कैम हो रहा है ना, उसमें बहुत स्कैम है, लोग लगाते कुछ और है, होता कुछ और है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। सुधीर बाबू ने आए हैं। चलिए आगे बताइएगा कि मलेरिया जो है ना, मलेरिया इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, आरबीसी, तिल्ली और आरबीसी जो है प्रभावित होता है। और पारिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, मसूड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये सभी जो है ना किससे फैलता है, ये प्रोटोजोआ परजीवी से फैलता है, ठीक है। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सोने की बीमारी जो है ना इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, मस्तिष्क। यानी मस्तिष्क जो है सोने की बीमारी से क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। ट्रिप्सोना नामक जो है परजीवी से मस्तिष्क का बीमारी, सोने की बीमारी जो है वो हो जाती है। बताइए काला जर जैसे कौन सा प्रभावित होता है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा जो इससे प्रभावित हो जाता है। और यह जो है ना काला जर किस मक्खी से काटने से होता है, ये बालू मक्खी से, बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई से कौन सा बीमारी होता है, काला जर जो है यह हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अब आते हैं जीवाणु से होने वाला रोग। बताइएगा कि टिटनेस जो है इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र। टिटनेस में तंत्रिका तंत्र हो जाता है, ठीक है। बताइएगा हैजा से कौन हो जाएगा, तो आंत। हैजा से आंत हो जाएगा। टाइफाइड से भी आंत हो जाता है, टाइफाइड से भी आंत हो जाएगा। और आपको डायरिया में भी कौन प्रभावित होता है, आंत ही होता है। क्षय रोग से क्या प्रभावित होता है, फेफड़ा। क्षय रोग को टीबी भी कहा जाता है ना, ये क्षय रोग हो जाएगा। और डिप्थीरिया से कौन सा प्रभावित होता है, ये श्वास नली जो है इससे प्रभावित हो जाता है। और प्लेग से जो है ना ये कौन सा प्रभावित होता है, प्लेग से फेफड़ा। और आपको जो है ना दोनों पैर के बीच जो कराव होता है, जो दोनों पैर के बीच में होता है, हाँ वो जो है दर्द होने लगता है। मतलब निमोनिया से कौन सा प्रभावित होता है, फेफड़ा। निमोनिया से फेफड़ा। और आपको जो गनोरिया होता है उससे क्या प्रभावित होता है, मूत्रमार्ग। गनोरिया से मूत्रमार्ग। और सिफिलिस हो जाएगा तो उससे क्या होता है, सीसन हो जाता है, ठीक है। और जो है ना सीसन में अगर सिफिलिस रोग हो गया, मतलब सीसन में क्या हो जाएगा, ये घाव जो है सीसन में हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि बहुत नींद के साथ अगर आपको बुखार आ रहा है तो आपको कौन सा बीमारी हो गया है, ये आपको सोने की बीमारी हो गया है। आपको नींद रोग, जिसको निंद्रा रोग कहते हैं, बहुत तेजी बुखार के आने के साथ बुखार भी आ रहा है और नींद भी आ रहा है, तो आपको कौन सी बीमारी हो गई है, सोने की बीमारी हो गई है। और ठंडी के साथ अगर बुखार लग रहा है तो क्या हो जाएगा, मलेरिया हो गया। अगर ठंडा लग रहा है और बुखार हो गया तो सबसे पहले मलेरिया का चेक किया जाता है, जो कि मलेरिया हो गया। और बुखारो आता है, नींदो लगता है तो क्या हो रहा है, सोने की बीमारी हो रही है। और सिर्फ अगर तेज बुखार हो रहा है तो कौन हो गया है, काला जर। सिर्फ अगर तेज बुखार होता है तो काला जर, टिटनेस, इस समय जो है उसे नॉर्मल बुखार इसमें दिखा जाता है। तो जो आपको लूसेंट का सीरीज था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। और उसके बाद जो अब लास्ट बचता है एसपीडी, जो कि सामान्य विज्ञान, मतलब सिर्फ और सिर्फ विज्ञान है, जो कि हर सेक्टर से कवर कराया जा रहा है। सिर्फ एलपी को देखते हुए। और कुछ साथी कमेंट कर रहे थे कि बीएसपीसीएल का भी आने वाला है, तो इसको खत्म करने के बाद बीएसपीसीएल जो कि भूले भुलैया जो था उसको फिर से स्टार्ट किया जाएगा। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक अनुवांशिकी के जनक किसे कहा गया है, ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है वो कहा गया है। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे पहली धातु कौन हो जाएगी, तांबा हो जाएगी, ठीक है। बताइएगा जो चाल, दूरी, समय और बल, इसमें से कौन सी राशि जो है ना वो अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि नहीं है, मतलब सदिश राशि हो जाएगी। और ये बल जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइएगा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बल बल कौन हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। और सबसे मजबूत हो जाएगा तो नाभिकीय बल हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से कितना बार आता है। बताइएगा दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग करते हैं, रेजर का उपयोग करते हैं। दर्पण पूछेगा तो अवतल दर्पण का उपयोग जो वो किया जाता है, ठीक है।
आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि प्रोपेन का सूत्र क्या हो जाएगा? C3H8 हो जाएगा। बताइएगा अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? लैंगिक और अलैंगिक में बताना है। अलैंगिक जनन जो है अमीबा में, अलैंगिक जनन जो है होता है। और उसमें पूछेगा तो ये कैसा होता है, तो उसमें द्विविखंडन जो है अमीबा में हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि बताइएगा कि फ्लोरीन जो है या किसका अप्रूफ हो जाएगा? ये कार्बन का अप्रूफ हो जाएगा। और इसकी आकृति कैसी होती है? ये फुटबॉल की तरह इसकी आकृति जो है फ्लोरीन की जो है वो हो जाती है। बताइए गैलेना किसका हो जाएगा? सीसा यानी पीवी का इसका हो जाएगा। बताइएगा जो SAG है यानी सागा 220 जो है ना, ये एक प्रकार का कैसा क्या था? सुपर कंप्यूटर था। क्या था? सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। बताइएगा लेंस का सूत्र जो है ना वो क्या होता है? ठीक है, माइनस लग जाएगा लेंस में और दर्पण में प्लस 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। उसी में दर्पण पूछेगा तो क्या लगा देना है? प्लस लगा देना है। चलिए आगे बताइएगा कि रक्त में शर्करा का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो है रक्त में क्या करता है? शर्करा का नियंत्रण करता है। और इसी की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग जो है वह हो जाता है। बताइएगा कि किसी जलाशय के पोषक तत्वों को समृद्ध करना ही क्या कहलाता है? सुपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? सुपोषण कहलाता है। बताइएगा कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य कितने किलोमीटर की दूरी है लगभग में? ये 150 मिलियन जो है किलोमीटर की दूरी जो है लगभग में हो जाएगा। हाँ जो लेता रेंज में है। बताइएगा आगे क्वेश्चन हो जाएगा जो बता दीजिए कि मृदा के गठन और विकास के लिए जो है ना किसी संबंधित शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है और वो शाखा क्या कहलाता है? पेडोलॉजी जो है वो कहला जाएगा। बताइएगा आगे क्वेश्चन है कि ओजोन परत की मोटाई किसे मापते हैं? डॉप्सन यूनिट से जो है वो मापा जाता है। बताइएगा सुक्रोज में कार्बन परमाणु की कितनी संख्या होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12, जिसको चीनी भी कहा जाता है। C12H22O11 जो है यह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि शरीर के कौन से अंग को एडम एप्पल भी कहा जाता है? लैरिंक्स, थायराइड नहीं, लैरिंक्स जिसको स्वर तंत्र भी कहा जाता है, जो गला में पाया जाता है, इसको जो एडम्स एप्पल जो है यह कहा जाता है। जिसको जो है गलकंठ नहीं कहते हैं, निकला रहता है। लोग कहता है कि बच्चा में निकल गया था, उसका हाइट जो है वो नहीं बढ़ेगा। चलिए ये सब होता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि मलेरिया वैक्सीन का आविष्कार जो है ना किस देश में किया गया था? मलावी देश में जो सबसे पहले किया गया था। बताइए गर्म रक्त जो है ना किस वर्ग में पाया जाता है? स्तनधारी और पक्षी जो है ये दोनों वर्ग में जो है वो पाया जाता है। निकालिए ना पीछे तो क्या है। अब जो है जो कि स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपको हो जाएगा करंट अफेयर हो जाएगा। ये था, चलिए इसको भी खत्म कर देते हैं पहले। बताइएगा प्रथम मानव निर्मित फाइबर जो है वो कौन हो जाएगा? रेयॉन, नियॉन नहीं, रेयॉन जो है मानव निर्मित फाइबर हो जाएगा। बताइएगा चीनी से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। और जो इथाइल अल्कोहल होता है ना उसी को लोग क्या करते हैं? पीते हैं। इथाइल अल्कोहल को ही पीते हैं। और अधिक इथाइल अल्कोहल के सेवन से जो ना क्या खराब हो जाता है? किडनी, यकृत जो है यानी लीवर जो है वो क्या होता है? वो खराब हो जाता है। और मिथाइल अल्कोहल अधिक पीने से क्या होता है? उससे अंधापन होता है और उसके बाद जो है वो शरीर जो है वो मर जाता है। आगे बताएगा सबसे अधिक सघन धातु जो है ना वो कौन सा धातु हो जाएगा? ओस्मियम। सघन मतलब भारी हो जाता है। सघन मतलब क्या जाएगा? अधिक नजदीक रहेगा तो वो भारी रहेगा। सबसे अधिक भारी कौन हो जाएगा? ओस्मियम हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? वेबर हो जाता है। बताइएगा कौन सी भूकंप तरंगीय जो है ना वो अनुप्रस्थ हो जाती है? एस तरंग जो क्या होती है? अनुप्रस्थ हो जाती है। बताइएगा पृथ्वी के वायुमंडल का कौन सा भाग जो है कम सघन होता है? तो वायुमंडल क्या होता है? कम सघन होता है। बताइएगा डायलिसिस का प्रयोग जो है ना किस कृत्रिम अंग के रूप में किया जाता है? ये किडनी में जो है ना डायलिसिस जो है वो कराया जाता है। बताइएगा जल की अस्थायी कठोरता जो है ना किसको मिलाने से दूर की जाती है? ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट मिलाने से क्या जल की अस्थायी कठोरता को जो है वो दूर किया जाता है। बताइएगा सोना को शुद्ध करने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? अम्लराज या एक्वारेजिया का उपयोग जो है वो किया जाता है। बताइएगा अफ्रीकी नींद की बीमारी किस मक्खी के काटने से होता है? ये टेस्टिस फ्लाई के नाम जो काटती है मक्खी जो काटती है, जिससे अफ्रीकी नींद बीमारी जो है यह हो जाती है। ये एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 में, ठीक है ना। आगे बताइएगा द्रव में घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रव में अगर घर्षण हो रहा है तो उसको श्यानता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्यानता जो है इसको इंग्लिश में विस्कोसिटी जो है वो कहा जाता है। बताइएगा भारत ने अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा था? 1975 में यह छोड़ा था। बताइएगा हाँ 1975 में। बताइएगा पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड जो है पाया जाता है। लोहा जो है ना वो अधिक मात्रा में पाया जाता है उसमें भी। बताइएगा वसा का अधिकांश पाचन जो है ना वो कहाँ पर होता है? छोटी आंत में वसा का जो पाचन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? शुरू जो है ये अमाशय से शुरू होता है, लेकिन संपूर्ण रूप से पाचन कहाँ हो जाता है? ये छोटी आंत में। पूछेगा शुरू कहाँ से होता है तो अमाशय से, लेकिन सबसे जाके लास्ट कहाँ पर जाता है? ये छोटकी आंत में। चलिए आगे बताइए मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? 31 जो है 31 जोड़े होते हैं। 31 जोड़े होते हैं। शुरू में 33 होते हैं, बाद में 2 जोड़ी गल जाता है तो बाद में कितना बचता है? 31 जोड़े बचते हैं। बताइएगा जोंक जो है जोंक किस संघ का जंतु हो जाएगा? एनलिडा वर्ग का हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि सूर्य और तारों में जो है ना यह ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन जो है सूर्य और इसमें तारा का जो है ये ऊर्जा का संलयन हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन है, बताइएगा प्रधान, अब जो है करंट देख लेते हैं। बताइएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है कब आया था? 28 अगस्त 2014 को आया था। मिशन इंद्रधनुष कब आया था? 2014। और किससे संबंधित था? ये टीकाकरण से संबंधित था। आगे बताइएगा कि बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ यह अभिक्रिया जो स्टार्ट किया गया था, अभिक्रिया ये 2015 में किया गया था। बताइएगा डिजिटल इंडिया मिशन कब आया था? 1 जुलाई 2015 को आया था। और स्टार्टअप इंडिया मिशन कब आया था? 2016 में, 16 जनवरी 2016 को आया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वन नेशन और वन राशन, यह जो है वन नेशन वन राशन जो है 2020 में आया था, और यह जो है 1 जून 2020 में आया था। और उसी के बाद जो है ना आधार कार्ड से राशन कार्ड लिंक होना शुरू हो गया था, और उसके बाद आधार से कहीं भी आप राशन जो है वो उठा सकते हैं। लेकिन उसमें भी सिस्टम होता है कि अब नहरा का राशन ससुराल में उठाएगा तो वहाँ झगड़ा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पीएम स्वनिधि योजना यह कब आई थी? यह भी 2020 में आई थी। पीएम स्वनिधि योजना भी 2020 में आई थी। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि अग्निपथ योजना कब आई थी? 2022, 21 मार्च 2022, 14 जून 2022 को जो है 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना आई थी। और उसी को रुझान को देखते हुए 15 जून 2022 को पटेल मैदान में भीड़ लग गया था, समझ रहे ना, और लोग एकत्रित होकर स्टेशन को तोड़फोड़ करने गए थे। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि जान है तो जहान है, यह जो है स्टार्ट कब हुआ था? 2021 में। 2021 में जान है तो जहान है, समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो जल जन अभियान यह कब आई थी? 2023 में आई थी। पीएम विश्वकर्मा योजना भी 2023 में आई थी। पीएम जनमन कब आई थी? 2023। जनधन नहीं, जनमन, यह 2023 में आई थी। और सूर्योदय योजना कब आई थी? ये 2023 में। सूर्योदय भी 2023 में आई थी। और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है यह 2024 में जो यह आई थी। इसके बाद जो कि वन लाइनर बनने वाला क्वेश्चन है, और वन लाइनर में भी जो है वो आपको अक्टूबर जो है रहने वाला, अक्टूबर जो है जो कि इस स्पीडी के बुक से लास्ट ही होने वाला है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा कि फीफा रैंकिंग 2024 में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर रहा है? अर्जेंटीना जो है वो फिर शीर्ष पर रहा है। चलिए आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि पशुधन गणना अभियान जो है ना जो स्टार्ट किया गया है, यह 21वें क्रम का हुआ है। यह इसको स्टार्ट करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये राजीव रंजन सिंह जो है इसको स्टार्ट किए हैं। कोई दिक्कत? राजीव रंजन सिंह, जिसका उर्फ नाम हो जाएगा लल्लन टॉप हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली को पुनः पुष्टि की गई है? तो ये मानस राष्ट्रीय उद्यान में जो है इसको फिर से जो है पुष्टि की गई है, और ये कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा कि भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वें रक्षा कार्यक्रम आयोजन किया है? ये मालदीव के लिए जो है स्टार्टिंग किया था। बताइएगा श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार जो है किस देश के द्वारा दिया गया है? फिजी के द्वारा दिया है। किसके द्वारा? फिजी के द्वारा दिया गया। इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? सुवा नहीं, सुवा। चलिए आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा 29 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये 9वां आयुर्वेद दिवस जो यह मनाया गया है। चलिए आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसे इमर्जिंग एशिया कप 2024 को खिताब जीत चुका है? ये अफगानिस्तान। इमर्जिंग वाला जो कौन जीत गया है? अफगानिस्तान जीत गया है। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल ने अदम्य और किस नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज को लॉन्च किया है? तो ये अक्षर नाम का जहाज जो है वो लॉन्च किया है। कौन लॉन्च है? अक्षर जो है लॉन्च किया है। और इस बार जो अभी जो आपको जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो आयोजन किया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया पर्थ में खेला जा रहा है, इसमें भारतीय टीम में कप्तान कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह। यहाँ से बुमराह वहाँ गुमराह करने गए हैं, और विदेशी धरती पर 4 विकेट जो है वहाँ ले चुके हैं। 67/7 अभी स्कोर है भारत का, इंग्लैंड क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का।
चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद रिजवान जो थे ये किस देश के थे जो कि कप्तान बन गए हैं? ये पाकिस्तान के T20 और वनडे के कप्तान जो है वो बन गए हैं। ये आपको बोलते कम और चिल्लाते ज्यादा है, बहुत ज्यादा अपील करते हैं ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की सबसे प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दिया है? ये रूस के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए थे व्लादिमीर पुतिन, इसको झारखंड की सोहराई पेंटिंग जो क्या किया था, भेंट में जो है वो दिया था। आगे बताएगा जजमांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण जो है किस देश में आयोजित हुआ है? ये नेपाल में आयोजित हुआ है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में जो है इसको आयोजन जो है वो किया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा कि किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को अस्वीकार कर दिया है? तो ये ब्राजील देश जो है वो चीन की जो पहल थी, जो कि पहल का नाम हो जाएगा बेल्ट एंड रोड पहल, इसको जो क्या कर दिया है, ठुकरा दिया है। यानी ठुकरा के मेरा प्यार गोरी इंतकाम देखेगी, ये चीन के साथ ऐसा घटना जो है वो हो चुका है। तो जो होमवर्क दिया गया था उसको पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अब उसके बाद जो कि हर दिन की भांति वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, और कल का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग जो है वो क्या हो जाएगा, जो कि एनसीईआरटी के खाते से उठाइएगा। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग जो है वो क्या होता है? इसका सही जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ बहुत सारे साथी जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं उसको आपको जोड़ने का प्रयास जो है इस वीडियो के माध्यम से कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, इसके अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जो भी लोग का एग्जाम ALP का बचा हुआ है, जो बचा तो सबका हुआ है, अभी तक ALP का एग्जाम नहीं दिए हैं और लगता है कि साइंस का कुछ रिवीजन हो जाए, तो 11 AM का वीडियो जो कि सटीक वीडियो है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। 11 AM का सारा वीडियो देख लीजिए। 2 के स्पीड में देखना है 2 के स्पीड में देख सकते हैं, या आप 1.5 में समझ सकते हैं 1.5 के स्पीड में देख सकते हैं, या फिर जब से इस ALP का सीरीज स्टार्ट किया गया है वहाँ तक वीडियो देख लीजिएगा। तो आपका साइंस जो है वैसे तो पढ़ा हुआ सबका रहता है, छोटा बड़ा यूपर नीचे सब जो है आप कवर वहाँ से हो सकता है। तो फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, इसके अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे FMSC परिवार को यूं ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।